हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है द एडूवर्स पर। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने 2018 से लेकर 2020 तक एनडीए के पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो सेशन होगा वो 2000 कौन सा होगा? 2021 का पेपर फर्स्ट। कौन सा होगा? 2021 का पेपर फर्स्ट होगा। 2020 का पेपर सेकंड क्यों नहीं? लॉकडाउन के कारण वहां पेपर नहीं हुआ था, तो वो हमने सॉल्व नहीं किया है। ये हम 2021 का नया पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइनर प्लेट? क्या पूछा गया है? माइनर प्लेट के बारे में, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? क्या पूछा गया है? लघु प्लेट। तो हमारे पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी हैं? पहली है उत्तर अमेरिकी प्लेट। तो बेटा थोड़ा डार्क ले लूं। उत्तर अमेरिकी प्लेट। इसके बाद सेकंड है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ये कहां पर पाई जाएगी? दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में, जहां पर दक्षिण अमेरिका मिलता है आपको, वहां पर कौन सी प्लेट पाई जाएगी? दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तीसरी प्लेट कौन सी होगी? तीसरी प्लेट होगी अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीका का जो महाद्वीप है हमारा, वहां पर मिलेगी अफ्रीकी प्लेट। ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्लेट मिलेगी आपको यूरेशियाई प्लेट, या यूरेशियन के नाम से भी जानी जाती है बेटा, यूरेशियन प्लेट। ये कहां पर पाई जाती है? यूरोप, इसके साथ एशिया वाला भाग। ठीक है। ये कहां पर पाई जाएगी? नॉर्थ अमेरिकी वाले क्षेत्र में, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास। इसी के आधार पर इसका नाम रखा है हमने अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीका के पास, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ प्लेट कौन सी होगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी होगी बेटा? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। ये कहां पर पाई जाएगी? ऑस्ट्रेलिया वाला, जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, एक इंडिया वाला पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। जो हिमालय का निर्माण वगैरह हुआ है इन्हीं प्लेटों से हुआ है बेटा। ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ प्लेट होगी, जो सिक्स्थ प्लेट होगी अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी होगी बेटा? अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। इसके बाद सेवेंथ होगी पैसिफिक प्लेट, या फिर प्रशांतीय प्लेट, प्रशांतीय प्लेट। इसे पैसिफिक प्लेट भी कहा जाता है बेटा, पैसिफिक, पैसिफिक प्लेट। ठीक है। ये हमारी कौन सी है? 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। जैसा कि आपको देख के पता ही लग रहा होगा कि इसमें अंटार्कटिका प्लेट है जो बड़ी प्लेट है, और ये कोकोस है, नजका है, कैरोलाइन है, ये सभी प्लेटें कैसी हैं? माइनर प्लेट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। और छोटी प्लेटें कौन कौन सी होती हैं? सोमालिया की प्लेट है। छोटी प्लेटों में 3 तो ये हो गई, 3 के बाद फोर्थ कौन सी हो जाएगी? सोमालिया प्लेट, सोमालियन प्लेट या सोमालिया की प्लेट। ठीक है बेटा। इसके बाद फिफ्थ कौन सी हो जाएगी? अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। ठीक है ना।
इसके बाद इसको मैप में देख लेते हैं एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे कि ये देखो, ये मिलेगी तुम्हें नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, ये वाली है साउथ अमेरिकी प्लेट, ये अफ्रीकी प्लेट मिल जाएगी आपको यहाँ पर यूरेशियन प्लेट मिल जाएगी आपको, ये वाली कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिल जाएगी आपको। 7th पे ये वाली कौन सी प्लेट मिल जाएगी, अंटार्कटिक प्लेट मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी ये प्लेट, प्रशांतीय प्लेट या प्रशांत महासागर में वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्लेट होगी उसे क्या नाम देंगे हम, प्रशांतीय प्लेट। ठीक है, तो आपको आंसर का क्लियर पता चल गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, अंटार्कटिक प्लेट। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड्स, मतलब कि आइसलैंड में विवर्तनिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमें, उसके बारे में पूछा गया। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट है प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, मतलब कि वहां से जो भूतापीय वगैरह ऊर्जा बना सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं जो दो प्लेटें एक दूसरे से या फिर पास जा रही हूँ या दूर जा रही हूँ, तो उन्हें क्या विवर्तनिक गतिविधियां कहते हैं, जो प्लेटों में होता है। तो इनसे प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है, जी बिल्कुल होता है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है ये। इसके बाद है नवीन भूमि का सृजन, नवीन भूमि का सृजन होगा, यस, जैसे कि अगर कोई प्लेट आपस में टकरा रही है, आपस में टकरा रही है, तो वहां पर क्या होगा, नवीन भूमि का सृजन भी होगा। जैसे हिमालय वाला रीजन, ये किन किन प्लेटों से मिलकर बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और किससे, यूरेशियन प्लेट से। जब ये दोनों टकराए हैं तो इनसे क्या है, भूमि का निर्माण हुआ है, नवीन भूमि का निर्माण, जैसे हिमालय बना है। तो ऐसे ही पूछा गया है, जो आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभों में शामिल हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है पर्यटकों के लिए आकर्षण। अब जब कहीं भूमि का निर्माण हो रहा है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, तो वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगा। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा का, डी। ठीक है, ये हमारे एडवांटेजेस थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम्हारे लाभ हैं इसमें, तो हमने तीनों देख ही लिए। जैसे कि पर्यटन, गर्म झरने का विकास हो जाएगा, वहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह बन जाते हैं। ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो नीचे से मैग्मा निकलता है ऊपर लावा के फॉर्म में, तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। इसको बड़े बड़े लोग वहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, नवीन भूमि, लावा ठंडा होकर द्वीप वगैरह बनता है, द्वीप वगैरह का भी तो निर्माण होता है। जैसे अंदर से मैग्मा वगैरह निकला, मैग्मा निकलता रहा तो परतों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, परत चढ़ जाएगी, एक के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, दूसरी परत चढ़ जाएगी, तो इसके कारण क्या होगा, नवीन भूमि का भी निर्माण हो रहा है, द्वीप वगैरह भी बन रहे हैं वहां पर। ठीक है, इसके बाद भूतापीय मैग्मा का तो है ही ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, तो यहाँ से गैस क्या हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं इससे विवर्तनिक गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। तो इसमें ऑप्शन है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो पहले ये अक्षांश होता क्या है, लेटीट्यूड होता क्या है। लेटीट्यूड होता है जो हमारी पृथ्वी होती है ना बेटा, इस पर हम जो ये क्षैतिज जो रेखाएं बनाते हैं बेटा, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। अब ये बीच में जो सेंटर होता पार्ट, इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेटर लाइन। क्या मानते हैं, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, इसे विषुवतीय रेखा भी कहते हैं बेटा, विषुवतीय रेखा। ठीक है बेटा, अब पूछा कहा गया है दीर्घतम अक्षांश के बारे में बात करिए। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, तो 66 कहाँ होगा, ये 23 पहले, ये 23.5 उत्तरी अक्षांश। इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 66.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके नीचे आएंगे
विषुवत रेखा के साउथ में आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 23.5 दक्षिणी अक्षांश। क्या मिलेगा बेटा? दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर कितना 66.5 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है बेटा, दक्षिणी लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये भी सभी डिग्रियों में मापे जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये पृथ्वी में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला कौन सा दिख रहा है? 0 वाला। जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी जो वृत्त की वो रहती है ना गोलाई वगैरह, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये देखो लंबाई भी कम होती जा रही है, ये होती जा रही है ना। तो जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी क्या है, वृत्त छोटे होते जाते हैं, वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है, दीर्घतम अक्षांश के बारे में बात की गई है। तो दीर्घतम अक्षांश कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये सभी, जैसे ये वाला पॉइंट कहाँ पर है 90 डिग्री अक्षांश, ये तो एक पॉइंट भी है, तो ये सर्कल पूरा होता नहीं है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश ये दिख रहा है आपको, ये इससे छोटा ही दिख रहा है वृत्त इसका, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये देखो जैसे मैप में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये वाली रेखाएं हैं ना बेटा, ये वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है बेटा, ये कितनी होती हैं? ये 360 होती हैं। ठीक है, ये 180 90 ऊपर होती हैं, ये 90 नीचे। तो अक्षांश की संख्या कितनी होती है बेटा? अक्षांश होते हैं 180, और जो देशांतर होते हैं हमारे पास, देशांतर होते हैं 360 डिग्री। ठीक है बेटा, 60। अब इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको, जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वृत्त की लंबाई क्या कम होती जा रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, जो हमने बताया ये वाला क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा वाला। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश का वो जो वृत्त है वो कम होता चला जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर को देख लेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ पे चीन में है, ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर, चेमयांगडुंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है बेटा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं बेटा तो चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के पास, तो यहाँ पर नदियाँ आती हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी मिलेंगी तुम्हें? यहाँ पे तिस्ता मिल जाएगी आपको। तिस्ता कौन सी नदी मिल जाएगी? तिस्ता, देहांग, दूसरी कौन सी मिल जाएगी? देहांग मिल जाएगी, देवांग मिल जाएगी, देवांग, मानस मिल जाएगी। कौन सी? मानस। सुबनसिरी मिल जाएगी आपको, सुबनसिरी, सुबनसिरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद कौन सी मिलेगी आपको? 5th 6th कामेंग मिल जाएगी आपको। यहाँ पर कौन सी नदी मिल जाएगी? कामेंग मिल जाएगी। और आगे बढ़ेंगे तो क्या 7th कौन सी होगी? कोपली रिवर मिल जाएगी। ये सभी नदियां मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, यहाँ पे आपको देहांग, देवांग, तिस्ता इधर से मिल जाएगी आपको। ठीक है, जैसे मानस है, सुबनसिरी है, कामेंग है। जैसे ही और आगे बढ़ती हैं तो ये जब इधर जाती है तो गंगा से मिलती है, तो उसका नाम क्या बोलाता है? पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। जब इधर से गंगा आती है तो पद्मा कहलाती है।
आगे बढ़ती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से, जब ये एक दूसरे से मिलती है तो पद्मा के नाम से, और जब ये साथ में जाती है, अरब सागर में गिरने वाली होती है, तो उसे किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है बेटा। किस नाम से? जमुना के नाम से। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। तो हमारे ऑप्शंस में कौन कौन सी है? मानस नदी है, कामेंग नदी है, और कौन सी है? सुबनसिरी नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा नदी। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। गंगा की और सहायक नदी कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं हम और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखो, जैसे कि ये चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकल रही है, इसको क्या नाम दिया जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है चीन में। ठीक है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो देवांग मिलेगी, लोहित मिलेगी आपको। ठीक है, कौन सी मिलेगी? देवांग मिलेगी, लोहित मिलेगी, सुबनसिरी मिलेगी आपको, मानस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तीस्ता रिवर मिलेगी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी। ठीक है, सुबनसिरी, ये धनसिरी मिल जाएगी आपको, कापली या कोपली के नाम से भी जानी जाती है। ये जब गंगा में मिलती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है, और ये जब लास्ट में गिरती है तो मेघना के नाम से सीधी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे ये किसकी सहायक नदी? ये वाली गंगा नदी है। गंगा नदी जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो गंगा नदी की महानंदा नदी है, वो इसकी सहायक नदी। गंडक है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, यमुना है, सोन है, जो ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आंसर भी आपको पता लग गया होगा। ये देखो, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केपाल द्वीप के बारे में पूछा गया। केपाल द्वीप में किसके विस्तार के कारण पूर्ण रूप से विरंजित हो गया है? मतलब कि क्या? ब्लीच, मतलब ब्लीचिंग क्या होता है? जब कोई कोरल वगैरह पॉल रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीच होना, विरंजित हो जाना। ठीक है, तो केपाल द्वीप है एक, वहां पे किसके ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वो ब्लीच हो गया है? तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? स्टारफिश है, नीली व्हेल है, ऑक्टोपस है, समुद्री घोड़ा है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टारफिश। स्टारफिश क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जब कोरल पे ये आती हैं मछलियां स्टारफिश के नाम से। स्टारफिश की हम आपको इमेज दिखा देते हैं पहले। ये देखो, इस तरीके की ये स्टारफिश होती हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहले ये कैसा था? ये रंगीन कोरल जीवन, मतलब कि बहुत सुंदरता भरा हुआ दिख रहा है। जैसे ही ये स्टारफिश मछलियां वगैरह आई हैं यहाँ पर, तो इसके कारण इन्होंने क्या, इसको विरंजित कर दिया है। तो इसे क्या, इस जो क्या नाम है इसका? स्टारफिश है, इसे क्या कहा जाता है? क्राउन ऑफ थॉर्न्स के भी नाम से जाना जाता है। क्राउन ऑफ थॉर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। जीवित प्रवाल को खा जाती हैं, इसके कारण जो विरंजित हो जाते हैं ये वाइट वाइट दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या है? जो नीली व्हेल वगैरह है, नीली व्हेल वगैरह समुद्र में सबसे बड़ी व्हेल है। मतलब कि मछली की प्रजातियों में डायनासोर के बाद अगर कोई आता है तो कौन सबसे बड़ा जीव कौन सा आता है? नीली व्हेल आती है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का अगर बारे में एक आध फैक्ट बताऊं आपको, तो इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा एक मछली का रूप है। ठीक है, इसे समुद्री मछली भी कहा जाता है। ये हॉर्स जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि विच प्रोसेस वेयर बाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर, एक्सपेंड एंड चेंज। मतलब कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कुछ खनिज जल में अवशोषित होते हैं और क्या होते हैं? इसमें प्रसारित होते हैं, मतलब कि फैलना, और क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रेशन है, और कौन सा है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, और कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस है, जिसे जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, कार्बोनेटीकरण, मतलब कि कार्बनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले जलयोजन क्या होता है? जलयोजन होता है मतलब कि
जो ये चट्टान है, चट्टान पर अगर जल पड़ता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, प्रसारित हो जाते हैं और बदल जाते हैं। तो ये जलयोजन की प्रक्रिया है। ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के कारण अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। और जल अपघटन मतलब कि जल का क्या कम हो जाना, ठीक है, उसे जल का अपघटन कहते हैं। कार्बोनेटीकरण, जब कार्बन वगैरह की मात्रा होगी उसके कारण जो क्रियाएं वगैरह होती हैं उसे कार्बोनेटीकरण, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसका रासायनिक प्रक्रिया है ये। जब जल अवशोषित करते हैं, विस्तारित होते हैं, परिवर्तित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं बेटा। ठीक है। ये इमेज दिख रही होगी, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जिसमें पड़ते हैं तो इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक्सपेंशन होगा बेटा तो क्या होगा? ये टूटेंगे। ठीक है। तो आपकी एक प्रक्रिया का नाम क्या है? हाइड्रेशन। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में 12 बजे का समय है तो उसी समय यामोत्तर पर सुबह 7 बजे कहाँ पर, मतलब कि वो कौन सा डिग्री या देशांतर होगा जहाँ पर कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ये यहाँ पर ग्रीनविच लाइन है। कौन सी? ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ग्रीनविच लाइन। हमने भारत का आईएसटी कितना माना है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसको माना है हमने 82 डिग्री एंड हाफ। यहाँ से भारत कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर, कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा मैप में इशू है, अभी बना देता हूँ मैं। ये वाला भारत है, यहाँ पे आपको भारत मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पर जो यामोत्तर है वो हमने कितना मारा है? 82 एंड हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है। यहाँ से क्या पूछा गया है हमारे बारे में? यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, यहाँ पे अगर 12 बजेंगे तो वो कौन सा अक्षांश है जहाँ पर लगभग सुबह के 7 बजेंगे? यहाँ पर ये तो 0 है, ये तो 0 डिग्री देशांतर है, और हमारा 82 डिग्री एंड हाफ क्या है? देशांतर। जैसे ही हम इधर की ओर आते हैं तो क्या है? समय में परिवर्तन होता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो 360 घूमती है। ठीक है, कितना? 360 घूमती है। इसके बाद इसमें आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स में घूमती है। 24 आवर्स में घूमेगी तो इसको कितने से भाग कर देंगे? इसको कट कर देते हैं तो ये कितना आएगा? 15 आएगा। लगभग 1 घंटे में 15 देशांतर डिग्री पार करती है। कितने डिग्री? 15 देशांतर। 15 देशांतर, ठीक है, 1 घंटे की बात है। अगर अगर अक्षांश को पार करना हुआ, एक या देशांतर को पार करना, देशांतर को पार करना हुआ तो कितना समय का मिनट, कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेंगे बेटा। इसको कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। ठीक है। जैसे ही क्या पूछा गया है, यहाँ से अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ पर 7 बज रहे हैं, 7 कहाँ पे बजेंगे? मतलब कि 5 घंटे का अंतर। 12 से 7 में कितने घंटे का आ रहा है? 5 घंटे का अंतर आ रहा है। अब 5 घंटे का अंतर आ रहा है बेटा, तो हम किससे? इससे तो डिवाइड करेंगे, देशांतर से इंटू करेंगे देशांतर का। 50 इंटू 5 तो कितना हो गया? 75 डिग्री देशांतर। 75 डिग्री देशांतर जब हम इधर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 82 एंड हाफ में से माइनस करेंगे। 82 एंड हाफ माइनस कितना होगा? 75 डिग्री देशांतर। तो ये लगभग कितना निकल आएगा? 7.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये कहाँ पर निकल आएगा? 7.5 डिग्री देशांतर, ये वाला 7.5 डिग्री देशांतर। ठीक है बेटा, ये क्या निकल आएगा आपका? यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, ये किधर है? पूरब की ओर है हम, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसके बाद इसमें ऑप्शंस वही हैं, 75 डिग्री है, ठीक है, इसके बाद 75 डिग्री वेस्ट में है, ईस्ट में है, और 7.5 वेस्ट में है, 7.5 ईस्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, जैसे कि ये देखो,
एक 15 देशांतर पार करने में लगभग कितना टाइम लगता है? 1 घंटे का टाइम लगता है। अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो समय को हम जोड़ते हैं, और अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस करते हैं। जैसे कि हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था ये टाइम, तो हमने भारत का टाइम का IST कितना लिया था? 82 एंड हाफ। इससे अगर हम माइनस करेंगे हम, तो 7 डिग्री 5 कितना 75 अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 7.5 पूर्व देशांतर मिलेगा हमें। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा फॉर्मूला है। जैसे हमने बताया कि भारत में अगर इतना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर 7 बजे का जो कितने टाइम घंटे पीछे हैं हम, लगभग उससे 5 घंटे पीछे हैं। 5 घंटे पीछे हैं तो क्या होगा? ये उससे वो हो जाएगा इंटू इंटू हो जाएगा, तो उसने का अपन जितना भी निकला है उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकल के आ जाएगी कि कहाँ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? क्या पूछा गया है? घनत्व के बारे में पूछा गया है। तो घनत्व में कौन सा मिलेगा आपको? पहला पृथ्वी मिलेगा, पृथ्वी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बुध मिलेगा, नहीं, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। ठीक है, ये क्या है? घनत्व के आधार पर। आकार के आधार पर कौन कौन से मिलेंगे? बुध मिल जाएगा आपको, ठीक है, शुक्र मिल जाएगा, पृथ्वी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, आकार के आधार पर है ये। और ये किसके आधार पर पूछा गया है? घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर भार, जो पृथ्वी है उसका भार सबसे ज्यादा क्यों है, मतलब कि डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा क्यों है? उसका कारण है जो इसका निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? निकेल, मतलब आयरन की अधिकता ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, इसीलिए निकेल और आयरन की अधिकता के कारण यहाँ का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितना मिलेगा अपन को? 5.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या है? पृथ्वी का घनत्व है। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, ये पूछा गया है इसमें, जो बास्केट ऑफ एक्स मतलब कि जो अंडे की जो आकृति मिलती है वो कहाँ और कौन सी आकृति है, उस आकृति का नाम क्या है? पहली बात तो ये क्या होता है, ये हिमनदीय आकृतियां हैं। कौन सी? हिमनदीय आकृतियां। ठीक है, ये जितनी भी दिख रही हैं, ड्रेमलेन है, एस्कर है, और सर्क है, मोरेन है, ये सभी कौन सी आकृतियां हैं? हिमनदीय आकृतियां हैं। ड्रेमलेन क्या होता है? जब ड्रेमलेन होता है बेटा, जब उल्टी नौकाओं की तरह इसकी आकृति हो जाती है, ठीक, उल्टी नौकाओं की तरह, नाव की तरह अगर इसकी आकृति बन जाती है ना बेटा, तो इसे क्या कहते हैं? हम ड्रेमलेन कहते हैं। उल्टी नाव कर दो तो इसे अंडे की आकृति वाली भी आकृति कहते हैं। ठीक है, एस्कर क्या होता है बेटा? एस्कर होता है जब ऐसा डिपोजिशन हो जाए, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो स्थल है ये ऐसी आकृति बन जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। ठीक है, सर्क है, सर्क बेटा जब कोई पहाड़ी इलाका है वहां पर अगर ऐसी स्थिति पर बन जाती है कटोरे की आकृति, तो उसे क्या कहते हैं हम बेटा? सर्क कहते हैं। ठीक है, और मोरेन क्या होते हैं? मतलब कि जो वहां से डिपॉजिट वगैरह लाए गए हैं नदियों और हिमनद के द्वारा। हिमनद क्या होते हैं? हिमानी की नदियाँ, बर्फ की नदियाँ कहते हैं। इनके द्वारा जो हमारे पास जो डिपॉजिट लाए गए हैं वो अगर जमा हो जाते हैं एक जगह, यहाँ पे अगर जमा हो जाते हैं इनकी नदियों के द्वारा, तो इसे मोरेन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये टोपोग्राफी के बारे में पूछा गया है। जैसे ही मतलब कि मरुस्थल में पाई जाने वाली टोपोग्राफी भी होती हैं, भूमिगत में पाई जानी, भूमि के नीचे पाई जाने वाली टोपोग्राफी होती हैं, स्थलाकृति के ऊपर पाई जाने वाली आकृति होती हैं, उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडे की आकृति जैसी जो दिखती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ड्रेमलेन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ड्रेमलेन। इसको देखते हैं, मैप से समझते हैं। ये देखो, जैसा कि आपको एक इसमें क्लियर दिख रहा होगा, इसकी जो आकृति दिख रही है वो कैसी दिख रही है? अंडे की आकृति की दिख रही है। ये देखो, ये किसका भाग है? ड्रमलेन का भाग है।
कब आ गए, ड्रमलिन का। ठीक है, एक ग्लेशियर द्वारा उल्टे चम्मच वगैरह है, उल्टे नाव वगैरह की आकृति बनती है, तो इसे ड्रमलिन कहते हैं। ये सर्क है, ये दिख रहा होगा बेटा, कटा हुआ भाग, ये यहाँ पे नदियां वगैरह हैं, ये सर्क वाला है एरिया। ठीक है, एस्कर क्या होता है, एस्कर आपको ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना भाग, ये वाला भाग, इसे क्या कहते हैं हम, सर्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मोरेन होते हैं, कोई नदियां वगैरह निकलती हैं और डिपॉजिट वगैरह यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पर किसे क्या कहते हैं हम, मोरेन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, हिमनदीय जो आकृतियां हैं उसके बारे में आपको समझ गए होंगे। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पॉइंट ऑफ ओरिजिन अर्थक्वेक वेव इज नॉन एज, मतलब कि जब भूकंप का उद्गार होता है या जहां से उत्पत्ति होती है, उस स्थान बिंदु को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया। अधिकेंद्र कहलाता है, या फिर फोकस कहलाता है, या प्रकाश मंडल कहलाता है, या फिर भूकंप जोन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, देखो अधिकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र होता है बेटा जब पहली बार कहीं भूकंप वगैरह की उपस्थिति हो, स्थलभाग पे, स्थलभाग पे, स्थलभाग पर भूकंप की, भूकंप का पहली बार कंपन, पहली बार कंपन क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। फोकस पॉइंट क्या होता है, जहां से ये इसकी उत्पत्ति होती है, तो वो कहलाता है फोकस पॉइंट। इसे क्या कहेंगे हम, एपिसेंटर, एपिसेंटर। इसको क्या कहेंगे हम, फोकस, मतलब कि जहां से जो भूकंप वगैरह है वहां से जहां से निकलते हैं, जहां से इसका उद्गार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या, थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, इसमें कोरोना वगैरह भी की भी परत होती है। ठीक है, इसके बाद भूकंप जोन क्या होता है, भूकंप जोन मतलब कि जहाँ जहाँ पे भूकंप आते हैं उसके आधार पर हम उनकी इंटेंसिटी के आधार पर हम उसको क्या विभाजित कर देते हैं अलग अलग तरीके से। तो भूकंप जोन 1, भूकंप जोन 2, 3, 4, 5, मतलब कि भूकंप जोन को भारत में भी बांटा गया है 4 से 5 भागों में। ठीक है, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इमेज से एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद आंसर लगाते हैं। ये देखो, ये जो वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये फोकस पॉइंट, उद्गम केंद्र है। ये भूकंप का उद्गम केंद्र ही क्या होता है, फोकस होता है बेटा। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो क्या मिलेगा आपको, अधिकेंद्र, जहाँ पर पहली बार भूकंप प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र वाला पार्ट होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है बेटा, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु क्या है, तो उद्गम बिंदु क्या होगा बेटा, फोकस। क्लियर, आंसर क्लियर हो गया होगा, ये आकृति आपको समझ में आ गई होगी। प्रकाश मंडल क्या होता है इसके बारे में भी जान लिया, और भूकंप जोन के बारे में भी जान लिया। ठीक है, बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड, मतलब कि इसमें पूछा गया है, यानी स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है। स्थल मंडल की गहराई कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाएगी, साइबेरिया के मैदान में पाई जाएगी, पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाई जाएगी, या हिमालय पर्वत में पाई जाएगी। तो ये पहले अपन मैप में देख लेते हैं ये चारों चीजें हैं कहाँ। ठीक है, ये हमने वर्ल्ड मैप बनाया एकदम फास्ट। एक मिनट, क्यों ना, ये हमारा क्या है, वर्ल्ड का मैप है बेटा। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिलेगा आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो,
प्रशांत महासागर मिलेगा ये वाले रीजन में। कहाँ पर मिलेगा बेटा? प्रशांत महासागर ये वाला क्षेत्र, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसे इन पैसिफिक ओशियन के नाम से भी जाता है बेटा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसके बाद है साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया का मैदान आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये रूस वाले इलाके में। यहाँ पे क्या मिलेगा? साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का मैदान। ठीक है, इसके बाद पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल मिलेगा ये दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके में। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल। इसके बाद हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से या स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पर मिलती है? स्थल मंडल की गहराई अधिकतम वहाँ पर मिलेगी बेटा जहाँ पर जितना भाग ऊंचा उठा होगा उसका भाग उतना ही नीचे होगा। यानी कि जैसे ये वाला हिमालय वाला पार्ट है बेटा, जैसे ये हम आगे बढ़ते हैं तो मैदानी क्षेत्र मिलता है, मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो समुद्र वाला पार्ट मिलता है, ये वाले भाग। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक है, ये दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है कि दो विद्वान थे, एरी एवं प्राट, उन्होंने ये संकल्पना दी है कि जितना भाग ऊंचा होगा उसका स्थल खंड उतना, जितना ऊपर होगा स्थल से ऊपर उठा होगा उतना ही भाग उससे 9th वाला पार्ट लगभग नीचे होगा। तो यहाँ पर ये वाले इलाके हैं, ये हिमालय वाला इलाका है, तो ये भी लगभग इतना ही नीचे, मतलब कि जितना ऊपर होगा जड़ें उसकी उतनी ही ज़्यादा नीचे होंगी। तो ये हिमालय वाला पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, साइबेरिया का मैदान समझ लो इसको, पेंटागोनिया का मरुस्थल समझ लो, और इसके बाद प्रशांत महासागर समझ लो। ये वाला प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। अब ये क्या है, जो स्थल वाला पार्ट है ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा गहरा नहीं होगा, इसका जो स्थल की गहराई होगी इसकी ज़्यादा नहीं होगी। ये जितना नीचे दिखेगा ये हिमालय वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इतना दिख रहा है, ये यहाँ तक हो सकती है इसकी गहराई। ठीक है, होती है इसकी गहराई, पर ये वाले की बिल्कुल पास में होगी। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। ठीक है, इसको मैप के माध्यम से समझते हैं इस तरीके से। ये देखो, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वाला हिमालय वाला पार्ट है, ये इसकी जो जड़ें हैं, जो इसका स्थलखंड वाला पार्ट है, ये नीचे भी होगा ना, जितना ऊपर पार्ट होगा उससे ज़्यादा ये नीचे पड़ा होता है। तो इसे जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को आइसोस्टेसी सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। इसे साइबेरिया का मैदान कहते हैं, इसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ये देखो, जैसा कि आपको पता दिख ही रहा होगा, पता ही लग रहा होगा कि यहाँ पर जो गहराई है यहाँ पर कम मिल रही है, ये साइबेरिया के मैदान में थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, और हिमालय वाले क्षेत्र में उससे भी ज़्यादा मिल रही है। तो इससे के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय वाला रीजन। ठीक है, हिमालय पर्वत। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मीय पदार्थ का वह बृहत पिंड जो भूपर्वती की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि एक इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैग्मीय पदार्थ जब चट्टानें नीचे मैग्मा के फॉर्म में होती हैं तो वहां पर भी आकृतियों का निर्माण करती होंगी, उन आकृतियों के बारे में पूछा गया है। तो बैथोलिथ क्या होता है, लोकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, ये सभी किसकी आकृतियां हैं? मैग्मीय पदार्थ की हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, कोई अगर ऐसे जमा हो जाए इस वाली फॉर्म में, तो उसे क्या कहेंगे हम? ये नीचे वाली गहराई में, सबसे ज़्यादा नीचे वाली गहराई में अगर गुंबदनुमा आकृति अगर जमा हो जाती है, ऐसे जमा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैकोलिथ या महास्कंद के नाम से भी जाना जाता है। महास्कंद क्या है? महास्कंद। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं फैकोलिथ।
वो क्या नाम है, सॉरी, बैथोलिथ। ठीक है, इसके बाद यही आकृति जब इधर जमा हो जाती है, यहाँ पे जमा हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, लौकोलिथ। क्या कहते हैं, लौकोलिथ। इसको इमेज से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये रहा बैथोलिथ। इसके बाद ये क्या है, लोपोलिथ। ये क्या है, फैकोलिथ। ये क्या कहते हैं, लोकोलिथ। ठीक है, लोकोलिथ क्या होता है, ये देखो, ये जैसे कि ये आकृति दिख रही है आपको, ये आकृति जो दिख रही है आपको, ये कौन सी है, बैथोलिथ है। जब ये ऊपर वाले क्षेत्र में अगर जमा हो जाता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। जब ये तस्तरी नुमा जमा हो जाता है, मतलब कि चंद्र की आकृति, अर्धचंद्र की आकृति में जमा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। और अगर ये मशरूम की आकृति में जमा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। तो आपको ये इमेजों से क्लियर हो गया होगा, तो हमें आंसर का भी पता लग गया होगा। ठीक है, जब कोई आकृति लहरनुमा जमा हो जाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महास्कंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज इज नॉट लोकेटेड इन असम। मतलब कि निम्नलिखित में से ऑयल रिफाइनरी असम में नहीं है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असम में लगभग कौन कौन सी हैं। लगभग में कौन सी मिल जाएंगी, डिगबोई मिल जाएगी, बोगई गांव मिल जाएगी, नुमालीगढ़ मिल जाएगी। जो आपका तातीपाका है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सभी नुमालीगढ़ कहाँ मिल जाएंगी, ये सारी, ये तीनों में कहाँ मिल जाएंगी, असम वाले इलाके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तातीपाका। इसके बारे में पूछा गया है, असम में नहीं है, ये सारी किस्में हैं, ये तीनों असम में हैं, और ये किस्में नहीं है, असम में नहीं है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडेंसेशन का रूप नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडेंसेशन का रूप नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें ऊस, कोहरा, तुषार और सहिमवृष्टि। कंडेंसेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कंडेंसेशन होता है जब कोई बूंदें या बाष्प वगैरह अगर बूंदों या बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसेशन। क्या कहेंगे बेटा, कंडेंसेशन। तो ओस क्या होता है, जब कोई बिंदु ओसांक से नीचे चला जाता है, ओसांक से ड्यू पॉइंट से अगर नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओस बन जाती है। फॉग, ये भी मतलब कि एक किसका रूप है, उसी का ही रूप है, बाष्प का ही रूप है। जो कोहरा वगैरह दिखता है, धुंध वगैरह छाई रहती है, तो वो किस में आ जाता है, ये भी किसका, कंडेंसेशन का रूप है। तुषार वगैरह है, फ्रॉस्ट, मतलब कि छोटे छोटे जो बर्फ के कण वगैरह रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं, तो इनसे फसल होने के नुकसान सबसे ज्यादा रहते हैं बेटा। ठीक है, सहिमवृष्टि स्लिट क्या होता है, ये होता है एक वर्षा का रूप है बेटा। ये किसका रूप है, ये वर्षा का रूप है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहिमवृष्टि। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपने तीनों देख ही लिए, ओस, कोहरा, तुषार। कोहरा ये जैसी आपको इमेज दिख रही होगी, धुंधला हुआ क्षेत्र जिसकी मतलब कि जो हम देखने की वो रहती है ना, लंबाई कितनी है, 100, किसी की 100 मीटर रहती है, किसी की 50 मीटर रहती है। कोहरों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सहिमवृष्टि यह संगणन का रूप नहीं है। ठीक है, ये बरसड़ है, मतलब कि ये वर्षा होती है, वर्षा का एक प्रकार है, सहिमवृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेन बियरिंग क्लाउड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है। वर्षाधारी मेघ कौन सा होता है, एक दो,
पहला क्या है ऑप्शन इसमें, कपासी मेघ। कपासी मेघ मतलब जिनकी आकृति कैसी रहती है, कपास की तरह बनी होती है, तो उसे हम कह सकते हैं क्या, कपासी मेघ। ठीक है, ये अलग अलग आकृतियों के आधार पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्तरीय मेघ यहाँ पर जो पाए जाते हैं लगभग ये वाले इलाकों में। ठीक है, कपासी मेघ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये वाले इलाकों में। ठीक है, इसके बाद वर्षा मेघ। वर्षा मेघ सबसे निचला वाला, भूमंडल में जो पाए जाते हैं, जो वर्षा वाले मेघ पाए जाते हैं, जो काले होते हैं, घनघोर वर्षा करते हैं, वो कौन से मेघ होते हैं, वर्षा मेघ होते हैं। जो पक्षाम मेघ होते हैं उनकी आकृति पंख के आकृति जैसी होती है बेटा, इनकी पंख के आकृति जैसी, पंख के आकृति की जैसी आकृति मिलेगी तो आपको कौन से मिलेंगे, पक्षाम मेघ भी माने जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये समुद्र या स्थल भाग से ऊपर ऊपर जाते हैं तो पहले कौन से मेघ मिलते हैं हमें, कौन से मेघ मिलते हैं, वर्षा मेघ मिलते हैं, वर्षा मेघ। ठीक है, उनसे वर्षा मेघ। जैसे ही हम और ऊपर जाते हैं तो कपासी मेघ मिलते हैं। जब पानी वगैरह नहीं बरसता है तो हमें कौन से ज्यादातर मेघ दिखते हैं, हमें कपासी मेघ दिखते हैं बेटा। कौन से मेघ दिखते हैं, कपासी मेघ। इसके बाद यहाँ पे मिलेंगे आपको कौन से, स्तरीय मेघ, मतलब कि अलग अलग विभाजन होंगे इसमें अभी, स्तरीय मेघ परतों की तरह मिलते हैं। ठीक है, ये वाले जो पंख की आकृतियों जैसे मिलते हैं, पंख की आकृतियों जैसे, वो कौन से मेघ होते हैं, कौन से होते हैं, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है। तो हमें सबसे ज्यादा वर्षा कौन ये वाले बार करते हैं, तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो देख ही लिया अपन, ये देखो रुई जैसा होता है ढेर। ठीक है, स्टेटस स्तरीय परतदार परतदार वगैरह जो आकृति मिलती है वो कौन से होते हैं, स्तरीय मेघ होते हैं। अच्छा, पंखनुमा, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्बस मेघ, यह गहरा होता है, जलयुक्त वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, ये काले होते हैं, घनघोर। ये जब पानी वगैरह बरसता है तो उस टाइम पे ये मेघ सबसे ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, कपासी मेघ वगैरह नहीं दिखते हैं। जब खुला मौसम होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपासी मेघ हैं, और अगर वो और ऊंचाई पर जाएंगे तो बक्षा मेघ, स्तरीय मेघ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन, क्या लिखा है, इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर नॉट प्रोडोमिनेंटली प्रैक्टिस, क्या लिखा है, प्रैक्टिस्ड। निम्नलिखित में ऐसे देश में गहन कृषि निर्वाह मुख्यतः नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर गहन निर्वाह कृषि की नहीं जाती है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति या फिर वहां की जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, तो भारत भी करता है, जापान भी करता है और इंडोनेशिया भी करता है। और कौन नहीं करता है, इसमें नहीं पूछा गया है कौन सी खेती प्रचलन में नहीं है, तो वो कौन सा देश होगा, कनाडा। कौन सा ऑप्शन होगा, कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। ये क्या है कि वाणिज्यिक कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं, और ये जो भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के बाद जो भूमि का जो वितरण है वो बहुत कम है, इसीलिए हम यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं। और कनाडा में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जो बहुत बड़े फैले क्षेत्रों में होती है। 100 एकड़ जमीन होती है और उसके फार्म हाउस रहते हैं। फार्म हाउस में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं हम, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, ये तो इसका आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, अगर हम बिलासपुर का वगैरह का देखा जाए तो ये कौन सा होगा, साउथ ईस्टर्न। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय होगा। जो सिकंदराबाद है वो कौन सा मिलेगा, ये देखो, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ सेंट्रल का है, सॉरी ये कौन सा है, साउथ सेंट्रल का, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे, और ये वाला साउथ कोस्ट रेलवे। ये किसका होगा, साउथ कोस्ट रेलवे। ये देखो इसमें सही दिख जाएगा आपको।
साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? कोलकाता मिलेगा। ठीक है, बिलासपुर का मिलेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसके बाद सिकंदराबाद का मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे। कहाँ मिलेगा सिकंदराबाद का? साउथ सेंट्रल रेलवे। और भुवनेश्वर का साउथ कोस्टर्न रेलवे। तो जैसे कि आपको क्लियर है ही यहाँ पे, सिकंदराबाद का साउथ ईस्टर्न रेलवे ही है। क्या है? सिकंदराबाद का साउथ सेंट्रल रेलवे। रेलवे क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक वनस्पति जो भारत की अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है निम्नलिखित में से, या फिर क्या पूछा गया है, द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्ड द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया इंडिया ऑफ इट इज। ठीक है, तो वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वो कौन सी वनस्पति है? तो पहला कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जो विशेषता रहती है वो क्या रहती हैं? ये मौसम के अनुसार या फिर वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? पर्णपाती वन। और ये ट्रॉपिकल वाले रीजन में है, इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ट्रॉपिकल वाला ही रीजन है, पर यहाँ पे जो कंटीले जो पेड़ वगैरह पाए जाएंगे तो वो कौन से होंगे? कंटीले वन, थॉर्न वन। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे। इसके बाद है क्या है? पर्वतीय वन। कौन सा है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे हमें? ये पर्वत वाले इलाकों में, हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, पूरा हिमालय वाला, तो वहाँ पे कौन से मिलेंगे? पर्वतीय वन मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, जबकि सबसे ज्यादा सदापर्णी वन कहाँ मिलेंगे आपको? ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। यहाँ पे सदापर्णी वन मिलेंगे आपको, यहाँ पे सबसे ज्यादा। यहाँ पे कौन से मिलेंगे? सदापर्णी वन। ठीक है, ये वाले इलाकों में सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे? ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, ये। यहाँ पे कौन से मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। यहाँ पर जो मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन। ठीक है, और कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ये जो राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पर कौन से मिल जाएंगे? उष्णकटिबंधीय कंटक वन। जहाँ पर वर्षा वगैरह कम होती है, तो वहाँ पर कौन से मिल जाएंगे? उष्णकटिबंधीय कंटक वन। तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मैप में देख लो, मैप में एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। भारत में प्राकृतिक वनस्पति, ये देखो यहाँ पर, ये वाला रीजन, ये कौन से हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पर्वतीय फॉरेस्ट। ठीक है, और क्या पूछा गया था? कंटीले वन वगैरह यहाँ पर मिल, कटिबंधीय ट्रॉपिकल वन यहाँ पे है, जहाँ पे मतलब कि पानी वर्षा वगैरह कम हो जाती है, वहाँ पे कंटीले वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा मिलेगा? रिवर व्यास, फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय एंड पंजाब ज्वाइन द रिवर। जबकि क्या पूछा गया है? ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, जो ब्यास नदी है वो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, वो किस नदी में मिलती है? उस नदी के नाम के बारे में पूछा गया है। तो पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, जैसे ही भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में, लद्दाख वगैरह से होते हुए इधर कहाँ? इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ कौन सी मिलेंगी? झेलम मिलेगी, चिनाव मिलेगी, रावी मिलेगी, और सतलुज मिलेगी, और यहाँ पर एक ब्यास मिल जाए। ठीक है, और ये जाके सीधी किस में मिल जाएंगी? अरब सागर में मिल जाएंगी। तो कौन सी है ये? कौन सी कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील से निकल रही है। मानसरोवर झील से निकल रही है। ठीक है, ये कौन सी है? झेलम नदी। यहाँ पे किशन गंगा वगैरह का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, और यहाँ पर सतलुज। ठीक है,
तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है, जबकि हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सतलुज नदी। तो ये तो सिंधु नदी है ही नहीं, दिख ही रहा होगा, सतलुज राइट आंसर होगा। चुनाव वगैरह है, इसका क्या होगा, ये भी रॉन्ग आंसर होगा, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलुज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लेते हैं मैप पे। ये देखो, जैसे कि ये ब्यास नदी है, ठीक है, ये वाली ब्यास नदी है, सतलुज से मिलती हुई सीधी में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, और सिंधु आखिरी में। बात इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन था ये कंप्लीट हुआ है।